एक ही ऑब्जेक्ट को जब हम दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो कैसे एंगल चेंज होने की वजह से उसका इमेज चेंज हो जाता है। आइए इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके साथ क्लास 6th का फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर, इसे कवर करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन इजी और वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस चैप्टर को मेरे साथ बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है। कोई और डिस्ट्रैक्शन साथ में नहीं रखनी है, बस चैप्टर को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा आपको उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। एंड तीसरी चीज मुझे ये कहनी है, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है और उन्हें लग रहा है कि मैम पढ़ाते साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें बता रही हैं, तो देखिए यहाँ आपके पास इतना फ्री स्पेस है एनसीईआरटी में, ये देखिए ये सारा फ्री स्पेस है। ओके, यहाँ आपने सारे स्पेस में जहां भी आपका मन करे आपने वो चीजें नोट डाउन कर लेनी है जो आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं या किसी भी एनसीईआरटी की लाइन का आपको मतलब समझ नहीं आ पा रहा है, वहां पे आपने लिख लेना है। ओके, तो अपनी एनसीईआरटी, अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ लेकर बैठिए और शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर। चलिए, दिस चैप्टर विल इमर्ज यू इन द वंडर्स ऑफ नेचर। आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप इमर्ज करेंगे, है ना, किसमें? नेचर के वंडर में। इसका मतलब है कि इस चैप्टर की मदद से, जैसे आप इस चैप्टर में आगे पढ़ाई करेंगे, आप समझेंगे इस चैप्टर को, तो नेचर में कितने सारे वंडर हैं, कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, आप इस चैप्टर में वो सब देखेंगे, वो सब समझेंगे, है ना। इस नेचर की खूबसूरती की गहराई को आप समझने वाले हैं। ओके, चलिए, you will step outdoor to discover many beautiful shapes, forms, color, pattern and textures in other life form। अब क्या होगा, जैसे ही आप आउटसाइड स्टेप रखेंगे, है ना, एज यू विल स्टेप आउटसाइड, आउटसाइड मतलब क्लास से बाहर नहीं जाना है आपको, बट जैसे ही आपका व्यू पॉइंट क्लास से बाहर जाएगा, आप आपके जो सराउंडिंग है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप डिस्कवर करेंगे ब्यूटीफुल शेप्स को, फॉर्म्स को, कलर को, पैटर्न को और टेक्सचर को, है ना, जो कि अदर लाइफ फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हो सकता है आपको कलर देखने को मिले, पैटर्न देखने को मिले या फिर टेक्सचर देखने को मिले। एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मान ले आप ग्रीन कलर की बात कर रहे हो फॉर इंस्टेंस, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रीन सिर्फ एक ही शेड है वही होता है ग्रीन, उसे ही हम ग्रीन कहते हैं। आप ग्रीन कलर में एक कलर के अंदर आप कम से कम मैं बता रही हूँ, आप कम से कम 10 से 15 शेड्स या टिंट्स बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे मैम शेड और टिंट क्या होता है, तो इसी चैप्टर में आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, और कलर कलर का मैंने बताया। टेक्सचर की बात करती हूँ। टेक्सचर मान लिया आप रॉक को देख रहे हैं, है ना, आप अपने बाहर गए, आपने रॉक या फिर कोई पत्थर आपने उठा लिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, वो जो पत्थर होगा वो खुरदुरा होगा या वो सॉफ्ट टेक्सचर का नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है कि आपको सॉफ्ट टेक्सचर का पत्थर मिल सकता है, बहुत मुश्किल है। वहीं आप अपने कॉटन के कपड़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा तो बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है, बिल्कुल स्मूथ है, तो वो होता है टेक्सचर। आपको, आप जब उसे फील कर रहे हैं, आप उसे टच कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का एहसास महसूस हो रहा है ना। आपको बहुत खुरदुरा लग रहा है या आपको बहुत प्लेन और बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है, उस चीजों के बारे में भी हम देखने वाले हैं। You will learn to record these details through drawing and painting activities। अब आपकी जो बुक है उसका नाम है फाइन आर्ट्स, मतलब बुक ने आपको आर्टिस्ट बनाना है बेटा। तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपको आर्टिस्ट वाली अप्रोच भी लगेगी, आपको आर्टिस्ट वाली अप्रोच के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आर्टिस्ट वाली अप्रोच क्या होती है कि जो भी चीजें आप लर्न करेंगे अपने एनवायरनमेंट में, आपने उसको रिकॉर्ड करना है अपनी ड्राइंग और अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, है ना। चलिए, यू विल ऑल्सो लर्न द फैसिनेटिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर ओन नेचुरल कलर। आप एक बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस में भी आप जाने वाले हैं, आप भी देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने खुद के
ओन नेचुरल कलर्स, नेचुरल चीजों से जो शायद आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाए, उन सभी चीजों से आप नेचुरल कलर, आप रंग कैसे बना सकते हैं बेटा, है ना। अलॉन्ग विद टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग कलर टिंट्स एंड शेड, जैसे मैंने अभी बात करी कि कलर के टिंट्स होते हैं, शेड होती है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ आप ये समझ लें कि आप इस चैप्टर में उन टेक्निक्स के बारे में भी जानने वाले हैं। आप वो टेक्निक्स भी जानेंगे कि कैसे हम कलर की टिंट और शेड बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, दिस चैप्टर विल इंस्पायर यू टू थिंक क्रिएटिवली, ये चैप्टर आपको इंस्पायर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप क्रिएटिवली कैसे सोचें, है ना। और उसके बाद आप जैसे क्रिएटिवली सोचना शुरू करेंगे, आप एक आर्टिस्ट के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्या देखने का नजरिया, आप इस दुनिया को देखने के नजरिए को बदलेंगे, है ना। जिस तरह से आप अभी इस दुनिया को देखते हैं, आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जैसे आप इंस्पायर होंगे क्रिएटिवली अपने वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने में, है ना, आर्ट के लिए जब आप इंस्पायर होंगे तो। चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या बताया। एक्टिविटी नंबर 1 के बारे में हमें बताया यहाँ पे, है ना। एक्टिविटी 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर सराउंडेड बाय ट्रीज, प्लांट्स, हिल्स, स्ट्रीम्स, सी एंड सैंड, आप कैसा महसूस करते हैं जब आपके आसपास ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, सी, सैंड मतलब रेत होती है। तो आप अगर इन सब चीजों से सराउंडेड होते हैं तो आप किस तरह महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं बेटा आप। स्पेंड करिए 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट आप स्पेंड करिए किस चीज में, इमेजिन करने में दैट यू आर सराउंडेड बाय देम। आपने क्या करना है, आप अपने 2 से 3 मिनट आंखें बंद कर सकते हैं और आप ये इमेजिन करिए बेटा कि आप इन सभी चीजों से सराउंडेड है ना। वॉट ऑल डू यू सी, अब आप क्या क्या देख पा रहे हैं। हाउ डू डिफरेंट थिंग्स फील व्हेन यू टच देम, जैसे जैसे आप डिफरेंट चीजों को छूते हैं, उन्हें टच करते हैं, आपको कैसा एहसास होता है, क्या फील होता है आपको। ओके, हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील अंडर योर फीट, अब मान लें आप बिना चप्पल से, आपने चप्पल नहीं पहनी, आप बेयरफुट हैं और आप घास पे चल रहे हैं, है ना, तो आप कैसा फील करेंगे। या आप नॉर्मली भी ऐसे घास पे नहीं है, आप मान लें रेत पे चल रहे हैं, तो आप किस तरह महसूस करेंगे, क्या फीलिंग होगी आपके अंदर। हाउ फार कैन यू सी, और जब आप इतनी ब्यूटीफुल सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, आप आसपास होंगे, तो आप क्या क्या देख पा रहे होंगे, कितनी दूर तक आप उस माउंटेन को या उस झरने को देख पा रहे हैं। इज एनीथिंग मूविंग, अब आपको क्या कोई मूविंग चीज भी दिखाई दे रही है, क्या आपको कोई जानवर, कोई पक्षी, है ना, वो दिखाई दे रहे हैं। और व्हाट डू यू हियर, अब आप क्या क्या सुन पा रहे हैं, इस चीज का भी जवाब दीजिए। हो सकता है आप बर्ड की चिर्प सुन पा रहे हो, है ना, चहचहाहट, वो आप सुन पा रहे हो। या आप जानवर हैं, मान ले बिल्ली, कुत्ते, ये सब चीजें हैं, नॉर्मल से जानवर हैं, आप इन्हें देख पा रहे हैं, इन्हें सुन पा रहे हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, आपको 2 मिनट की एक्टिविटी करवाती हूँ मैं। आप अभी आंखें बंद करिए, चलो आंखें बंद करेंगे सारे, किसी ने चीटिंग नहीं करनी है, सब आंखें बंद करो, चलो फटाफट, देख रही हूँ मैं जो जो बच्चे आंखें बंद नहीं है जिनकी, आंखें बंद करो सारे। चलो अब सबकी बंद हो गई है ना, हाँ पीछे वाले, चलो हो गए, चलो चलो सबकी आंखें बंद है। अब आप बेटा इमेजिन करिए आंखें बंद करने के साथ कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सराउंडिंग में, जहाँ पे सैंड है, नीचे रेत है, बिल्कुल पास से एक झरना गुजर रहा है, सामने माउंटेन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप ऐसी एक सराउंडिंग में खड़े हुए हैं। ओके, अब आप जिस सराउंडिंग में खड़े हुए हैं, आप आंखें बंद है आपकी, है ना। अब आंखें बंद करके जो आपने इमेजिन करा है, उस इमेजिनेशन में अपनी आंखें खोलिए और देखिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि आपके आसपास क्या क्या है, कितना खूबसूरत है, कौन कौन से कलर्स आप देख पा रहे हैं, किस किस जानवर की, पेड़ पौधे, पक्षी, किस चीज की आप आवाज सुन पा रहे हैं। पेड़ पौधों की आवाज ऐसी हो सकती है कि जो हवा गुजर रही हो, हवा की वजह से पौधे हिल रहे हो, उनके पत्ते हिल रहे हो, उनकी आवाजें आपको सुनाई दे रही हो, है ना। कोई पक्षी है, वो चिर्प हो उनकी, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आपकी, आप क्या क्या सुन पा रहे हैं, है ना। आप इमेजिनेशन में हैं अभी, आप इन सब चीजों को इमेजिन कर रहे हैं।
मे बी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। चलिए आंखें खोलिए। अब मुझे बताइएगा कि आपने क्या-क्या देखा? क्या-क्या कैसा इमेजिनेशन रहा? है ना? अब आपका आंसर एनसीईआरटी क्या देती है हम वो देखते हैं। मेक स्मॉल ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है 4 से 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है ना, और शेयर करनी है अपनी इमेजिनेशन विद वन अनदर। अब बेटा आप यूट्यूब पे तो ग्रुप नहीं बना पाएंगे, बहुत लॉजिकल सी बात है। तो आप अगर ग्रुप नहीं बना पा रहे तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और आप 4 से 5 बच्चों का ग्रुप नहीं बनाएंगे, आप सिंगल ग्रुप बनाएंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने जो भी इमेजिनेशन मैम ने आपको करवाया, उस इमेजिनेशन में आप क्या-क्या महसूस कर पाए, क्या-क्या आपको लगा कि आपने इमेजिन किया तो आपको ऐसे-ऐसे पेड़-पौधे दिखे और मैम मुझे झरना दिख रहा था, मैम मुझे फिशेज़ भी दिख रही थी, है ना? तो आपने वो सब चीज़ें मुझे बतानी है। और पक्का होना चाहिए ये एक्टिविटी मैंने परफ़ॉर्म कराई है, इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, आगे देखते हैं। टेक योर ड्राइंग बुक एंड अ पेंसिल। अब आप क्या करिए, अपनी ड्राइंग बुक लीजिए और एक पेंसिल लीजिए एंड स्टेप आउटवर्ड्स टू एक्सप्लोर योर सराउंडिंग। और अपनी ड्राइंग बुक और अपनी पेंसिल को ले जाइए बाहर, है ना, और बाहर एक्सप्लोर करिए अपनी सराउंडिंग को। आप बाहर किसी पार्क में बैठ सकते हैं या कहीं कहीं आपको लगता है कि वहाँ जगह है थोड़ी बैठने लायक और खूबसूरत सी है, वहाँ पे आपको सीनरी अच्छी मिल पा रही है, आप वहाँ जाके बैठिए, अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करिए, है ना। ओके, आगे एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स बता रही है, उसको देखते हैं। लुक अप एट द स्काई एंड फील इट्स वास्टनेस। अब आप आसमान में देखिए बेटा, आसमान में जैसे आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आसमान कितना बड़ा है, कितना वास्ट है। उस वास्टनेस को आप एक बार महसूस करने की कोशिश करिए, कितना बड़ा है ये यूनिवर्स और कितना बड़ा है हमारा स्काई, है ना। मेक अ नोट ऑफ द कलर्स यू सी और द फॉर्म्स ऑफ द क्लाउड। अब आपने एक और काम करना है कि जैसे आप स्काई को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करते दौरान आपने उसके कलर्स को, जो जो कलर्स आप देख पा रहे हैं उसको भी आपने नोट करना है और ये देखना है कि क्लाउड्स किस फॉर्म के हैं। फॉर्म से यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि आपको क्लाउड किस पैटर्न के नजर आ रहे हैं, किस शेप के नजर आ रहे हैं, क्या कलर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि क्लाउड डार्क कलर के हैं, लाइट कलर के हैं। उन सभी चीजों को आपने ऑब्जर्व करना है। दूसरा है लुक एट द ग्राउंड। अब आपने स्काई देख लिया, अब आपको जमीन पे लेके आते हैं, चलो। अब आपने ग्राउंड देखना है। अब नीचे देखिए, जमीन देखिए, ग्राउंड देखिए और ऑब्जर्व करिए द कलर ऑफ सॉइल। और मिट्टी का जो कलर है उसे आप ऑब्जर्व करिए, देखिए कि मिट्टी किस कलर की है। अगर हो सकता है तो आप थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में उठा सकते हैं। अब बहुत फाइनली उसे ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या क्या नजर आ पा रहा है, किस तरह का कलर आप देख पा रहे हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स, पेबल्स एंड स्मॉल रॉक्स। ठीक है, आप जो स्टोन देख पा रहे हैं, कंकड़ पत्थर देख पा रहे हैं, पेबल देख पा रहे हैं, रॉक देख पा रहे हैं, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए बेटा। आगे वाली लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको स्टोन, पेबल, रॉक क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रॉक जो होता है ना बेटा, रॉक सबसे बड़ा होता है ना, लार्ज, इसको हम रॉक कहेंगे। ठीक है, रॉक मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, ये रॉक हो गया। अब ये रॉक से थोड़ा सा छोटा होता है स्टोन, है ना, इतना छोटा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया स्टोन। ओके, चलिए अभी स्टोन के बाद यहाँ पे बात की गई पेबल की। पेबल होता है बिल्कुल छोटे कंकड़ पत्थर, इतना सा, है ना। तो ये होगा हमारा पेबल। पेबल लिख देती हूँ इसके आगे। वैसे बेटा ये बहुत ना इजी सी चीज है, ये समझाने वाली जरूरत नहीं है कि रॉक, स्टोन, पेबल क्या होता है। फिर कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए, रॉक हम जो बहुत बड़ा होता है उसे हम रॉक कहते हैं। स्टोन होता है जो थोड़ा सा छोटा होता है, रॉक से काफी छोटा होता है। और पेबल जो बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपको नजर आते होंगे ना, पेबल कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सबको ऑब्जर्व करना है। स्टोन, पेबल, रॉक जो आपका आसपास नजर आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए, टच करिए एंड फील करिए उनके टेक्सचर को, किस तरह आपको नजर आते हैं। पेबल आपको इतने हार्ड टेक्सचर नहीं नजर आएंगे, रॉक आपको बहुत ऐसा लगेगा बहुत ही हार्ड है उनका टेक्सचर, है ना। यहाँ लिखा है आर दे स्मूथ, क्या वो स्मूथ है, रफ है, बम्पी है। बम्पी का मतलब होता है अनइवन, है ना।
अजीब सा खुरदुरा सा, उसे हम बम्पी कहते हैं, रफ, बिल्कुल रफ, बम्पी को ही रफ कहते हैं, ठीक है। वो स्मूथ है, रफ है, बम्पी मतलब अनइवन है, ग्रेनी है, बिल्कुल मिट्टी जैसे हैं, या फिर उनका कोई और ही टेक्सचर है बेटा, है ना, सम अदर टेक्सचर, कुछ और टेक्सचर के हैं वो, ये सब आप नोटिस करिए। आगे है, फाइंड अ स्पॉट वेयर देयर आर सम प्लांट्स एंड ट्रीज। अब ऐसा कोई स्पॉट ऑब्जर्व करिए जहाँ पे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, इन सब चीजों, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा कोई स्पॉट ऑब्जर्व करिए। Gently touch the plant and feel the texture of its leaves, stem, bark, flowers, seed pod and anything else that you see. अब आपने क्या करना है, आप जैसे आपने ऐसा स्पॉट देखा जहां आपको प्लांट या ट्री नजर में आए, तो आपने उन्हें देखने के बाद आपने जेंटली, प्यार से उन्हें टच करना है, टच करना है, महसूस करना है कि वो कैसे हैं, है ना, टच करना है प्लांट्स को, है ना। आप जब उन्हें देखेंगे, आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, तो आप उनके टेक्सचर में उनके लीव्स को, स्टेम को, बार्क को, खाल को, है ना, फ्लावर्स को, सीड पॉड को और एनीथिंग एल्स, जो कोई और चीज आपको लग रहा है, आप उन सभी चीजों को टच करके भी उनका टेक्सचर पता लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको देखना ही है, सिर्फ आप देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप उसे छू के उसके टेक्सचर के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो आप उसे छूइए, है ना, आप उसे टच करिए, महसूस करिए उसे। ट्राई टू ड्रॉ दोज टेक्सचर और मेक अ नोट ऑफ देम थ्रू वर्ड्स। अब आप क्या करिए, आप जो जो आपको टेक्सचर समझ में आया कि ऐसा ऐसा टेक्सचर था, आप उसे नोट करिए, है ना। हो सकता है कि आपके पास ड्राइंग नोटबुक में आप ड्रॉ कर रहे हो, आप साथ साथ उसे ड्रॉ कर रहे हो, है ना, आप उसे साथ साथ ड्रॉ ही कर दें। और हो सकता है कि आप ड्रॉ ना कर पाए, अभी आप और सोचना चाहते हैं, तो आप एक साथ बिल्कुल साइड में लिख सकते हैं कि उसका टेक्सचर रफ था, इस कलर का था, इस तरह से था, फ्लावर, लीव्स, जो जो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आप करें। ट्राई टू ड्रॉ दिस टेक्सचर और मेक अ नोट ऑफ देम। आप इन्हें ड्रॉ कर लीजिए या आप इनका टेक्सचर नोट डाउन कर लीजिए अपने वर्ड्स में। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है उनकी शेप को। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्लोजली, आप बहुत डीपली, बहुत ध्यान से शेप ऑफ लीव्स को ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले, है ना। जो आपको लीव, पत्ते नजर आ रहे होंगे, पत्तों की जो शेप है, किस तरह से वो पत्ता बना हुआ है, क्या शेप है उसकी, आप सबसे पहले उसे क्लोजली ऑब्जर्व करिए। एंड द लाइंस एंड पैटर्न यू सी, और जो लीव्स में आप लाइंस देख पा रहे हैं, पैटर्न्स देख पा रहे हैं, है ना, उन सभी को आप ऑब्जर्व करिए। जैसे मैं आपको यहाँ एक लीफ बना के देती हूँ, मान ली ये एक लीफ है ना। अब मैंने इसका एक यहाँ से वेन निकाल दी, ओके। तो आप तो नेचर में देखेंगे, आप तो खूबसूरत देखेंगे, मैम ने इतना खूबसूरत नहीं बनाया। तो इस तरह के लीफ में जो आपको ये लाइंस लाइंस ड्रॉ किया मैम ने, ये नजर आ रही है ना। आप जो असली वाला पत्ता होगा उसमें ये लाइंस देखिए, पैटर्न देखिए कि कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पैटर्न जा रहा है, ओके। इस तरह का पैटर्न, ये देखिए, ये सारे पैटर्न है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रही है लाइन, ये सारी ये पैटर्न है, आप इन्हें ऑब्जर्व करिए। चलिए, ड्रॉ ड्रॉ 3 लीव्स विच हैव डिफरेंट शेप। अब आप 3 लीव्स को ड्रॉ करिए जिनकी डिफरेंट शेप है, लाइन है या पैटर्न है ना। 3 डिफरेंट डिफरेंट तरह के लीव्स को आप देख सकते हैं। मेक अ नोट ऑफ देयर कलर, और हो सकता है उनके कलर में भी डिफरेंस हो, वो कलर में भी अलग अलग हो, आप उनके कलर को भी ऑब्जर्व करिए और आप उसे नोट करिए। क्लोजली ऑब्जर्व एनी एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट। आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है किसी एक जानवर को, बर्ड को, इंसेक्ट को, है ना। इन सब चीजों को आप ऑब्जर्व करिए। आर दे सिटिंग, क्या वो बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, खड़े हुए हैं या चल रहे हैं, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करिए। ट्राई टू ड्रॉ देयर फॉर्म, उनकी फॉर्म को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। चलिए, गैदर इन अ ग्रुप एंड शेयर योर ड्राइंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, पर आप जैसे अपने स्कूल जाएंगे तो आप अपने स्कूल में अपनी ऑब्जर्वेशन को, जो आपने ऑब्जर्वेशन गैदर की है, उसे आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, शेयर करिए अपनी ड्राइंग्स को, अपनी ऑब्जर्वेशन को। चलिए, कंटिन्यू। स्टार्ट अ विजुअल जर्नी एंड मेक ड्राइंग्स एवरी डे ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यू सी। कोशिश करिए बेटा कि आप रोज जो नई चीजें देख पा रहे हैं, जो नई आपको
सराउंडिंग में बहुत सारी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स आपको दिख पा रहे हैं, एनिमल्स दिख पा रहे हैं, ट्रीज दिख पा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि एवरी डे आप उन्हें ड्रॉ करें, है ना, आप उनकी ड्राइंग बनाएं। चलिए आगे। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारे पास फील्ड ट्रिप। इसके बारे में हम बात करते हैं। विजिट अ म्यूजियम। अब आप अगर एक म्यूजियम में विजिट करेंगे, आप एक आर्टिस्ट के स्टूडियो में विजिट करेंगे, या फिर आप किसी और अदर प्लेस में विजिट करते हैं जहां पे कोई आर्टिस्ट काम करता है। आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, जो कारपेंटरी कर रहा है, जो बहुत एक ब्यूटीफुल कोई क्राफ्ट बना रहा है ना, या फिर वुड से कोई बहुत अच्छा क्राफ्ट तैयार कर पा रहा है, कोई भी चीज, है ना, जो ब्यूटिफाई कर पा रहे हैं, जो अपने आर्ट से, अपनी कला से उस उस ऑब्जेक्ट को ब्यूटिफाई कर पा रहा है, वो वर्क आप देखिए। उस जगह पे आप जाइए, कहीं ऐसा कुछ हो रहा है अगर म्यूजियम में, आर्टिस्ट के स्टूडियो में, या कोई थोड़ा छोटा आर्टिस्ट है, छोटे से मेरा मतलब काम से नहीं होता है, छोटे से मेरा मतलब है कि इन द सेंस वो इतना ब्रॉड स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा छोटे से अपने घर में ही या अपने घर के साइड में ही कोई उन्होंने जगह खोली है, प्लेस है, वहां काम कर रहे हैं, तो उधर आप ऑब्जर्व करिए, विजिट करिए और नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन। और जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपने नोट डाउन करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को, जो जो आप देखेंगे वहां ऑब्जर्व करेंगे, आप उसे नोट डाउन करिए बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हैं कुछ जिसके बेसिस पे आप नोट डाउन करेंगे। क्या है वो? व्हाट काइंड ऑफ विजुअल आर्ट वर्क डू यू सी? क्या क्या विजुअल आर्ट वर्क, क्या क्या आर्ट वर्क, क्या क्या कलाकृति आप देख पा रहे हैं वहां जाके, जहां आप अभी गए हैं, है ना? वट आर द मटीरियल यूज इन मेकिंग द आर्ट वर्क? अब क्या क्या मटीरियल यूज हुआ है आर्ट वर्क बनाने में, जो आर्ट वर्क क्रिएट हुआ है ना, जो आप आर्टिस्ट के पास गए थे, उनके स्टूडियो में, म्यूजियम में, जहां भी आप गए थे, तो वहां पे किस किस मटेरियल का यूज करके वो आर्ट वर्क, वो कलाकृति तैयार की गई है। हु आर द आर्टिस्ट? कौन है वो आर्टिस्ट, है ना? कौन है? आपके पड़ोस में रहते हैं, कोई बहुत फेमस आर्टिस्ट है, म्यूजियम में रखा गया, बहुत बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट है, कौन है वो? व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे यूज? क्या टेक्निक्स और टूल्स वो यूज करते हैं अपनी कलाकृति को बेहतरीन बनाने के लिए? हाउ इज द स्पेस अरेंज्ड फॉर मेकिंग और डिस्प्लेइंग आर्टवर्क? अब जब आपको डिस्प्ले करना होता है आर्टवर्क को, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से उसे रिप्रेजेंट करें। तो जब आप गए हैं, जिस जगह पे आप गए हैं, तो वहां पे आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आर्टवर्क को डिस्प्ले करने के लिए, आर्टवर्क को दिखाने के लिए किस तरह की अरेंजमेंट की गई है, कैसे स्पेस अरेंज किया है, कितना खूबसूरत बनाया गया है उसे। व्हाट न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंसेस डिड यू गेट? क्या नए आइडियाज या क्या नए एक्सपीरियंसेस आपको मिल पा रहे हैं वहां जाके? इन सभी चीजों के बारे में आपको बात करनी है, क्वेश्चन करना है। ड्रॉ फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस और यू कैन यूज दीज इमेजेस एज अ रेफरेंस। अब आप क्या कर सकते हैं? आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, या फिर आप इन इमेज का एक रेफरेंस लीजिए और सोचिए। ठीक है, जाना तो बेटा आपको चाहिए, अगर आप स्कूल से नहीं जा पा रहे, दैट्स अनदर थिंग। आप कभी अगर घर से आपके पेरेंट्स आपको लेके जा रहे हैं, तो आप ऐसी कोई जगह जा पा रहे हैं, तो आप उन्हें ऑब्जर्व करिए, है ना? चलिए, देखिए ये बच्चे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट ये कुछ बना रहे हैं, और ये बच्चे इसे कितने प्यार से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं कि किस तरह क्रिएशन हो रहा है, किस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है, ये क्ले से कुछ पॉटरी बना रहे हैं, है ना? और ये बच्चे इसे ड्रॉ कर रहे हैं, इन अंकल को ये ड्रॉ कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल, देखिए उन्होंने पीछे ये बना के रखा हुआ है, और इतनी सुंदर पॉटरी को ये बच्चे यहाँ पे बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये लड़की और ये लड़का यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज इट? चलिए आगे देखते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 3। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर? आपको यहाँ पे बनाने हैं कलर्स को। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि कलर्स क्या है, थोड़ा सा हमने देखा भी कि कैसे हमने ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीजें हमने करनी है। अब अगला जो आपका काम है वो ये है कि आपको ये जानना है कि आप कलर्स को बनाएंगे कैसे, मेकिंग कैसे होगी इन कलर्स की। चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर कलर्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो रंग है जो आप देखते हैं ये कहाँ से आते हैं? ठीक है, हाउ आर दे मेड? किस तरह वो बनाए जाते हैं? व्हाट डिड आर्टिस्ट यूज बिफोर वी हैड कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स एंड पेंट्स इन रेडीमेड बॉक्सेस?
अभी तो हमारे पास ये जो पेंसिल होती है कलर वाली, है ना, क्रेयॉन्स होते हैं या पेंट होते हैं जो हमारे पास, वो रेडीमेड अवेलेबल है, हमें बॉक्स मिल जाता है मार्केट से, हम जाते हैं तो ईजिली हमें अवेलेबल होता है। पर पहले के टाइम पे, आज से काफी वक्त पहले, जब ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, कलर पेंसिल नहीं थी, क्रेयॉन नहीं था, पेंट अवेलेबल नहीं होता था बॉक्सेस में, तो आर्टिस्ट क्या करते थे? व्हाट डिड दीज आर्टिस्ट यूज? क्या यूज किया करते थे वो? थिंक ऑफ द फूड यू ईट। अब आप सोचिए कि आप जो खाना खाते हैं ना, उसके बारे में आप सोचिए। आप दाल बनाते हैं, देन दाल इज कुक्ड एट होम। जब घर पे दाल बनाई जाती है, व्हाट इज एडेड टू मेक इट मोर येलो? अब आप एक बात का जवाब दीजिए कि आपके घर पे दाल बनी है ना? शायद आप नहीं दे पाए भी, आप छोटे हैं, पर फिर भी चलिए, आपके घर पे दाल बनी है, तो दाल को येलो कलर कहाँ से मिलता है? वो जो येलो येलो सा कलर आपको दिखाई देता है ना दाल में, कभी कभी तो चलो दाल ही येलो होती है, फिर कभी कभी दाल येलो नहीं होती है, पर आपको फिर भी वो येलो येलो सा कलर दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें टर्मरिक ऐड किया जाता है ना? व्हाट इज एडेड टू मेक इट मोर येलो? टर्मरिक इज एडेड, है ना? चलिए, व्हाट डू यू कॉल इट एट होम इन योर लैंग्वेज? अब आप अपनी लैंग्वेज में टर्मरिक को क्या कहते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे भी जानना क्या बहुत इच्छा है, वैसे मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहते होंगे। नाउ थिंक ऑफ अदर फूड दैट यू हैव ईटन। अब आप सोचिए और अदर फूड के बारे में, और खाने की चीज के बारे में जो आप खाते हैं या आपने खाई है, उन सब चीजों के बारे में सोचिए। सम ऑफ देयर कलर्स स्टेन योर फिंगर। कभी कभी क्या होता है, आप ये खाना खाते हैं, आप कोई बहुत टेस्टी चीज खाते हैं, पर वो खाने के बाद ना आपकी उंगलियों में फिर भी उसका कलर रह जाता है, होता है ऐसा। चलिए, ओके, ये कभी कभी क्या होता है, फिंगर में स्टेन रह जाता है, आगे है, कभी कभी टंग में भी रह जाता है, जीभ में भी रह जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो गलती से ना, जो हम दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, वो हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, और कपड़ों पे गिरने की वजह से क्लोथ हमारे क्लोथ भी उससे स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, इफ यू स्पिल, आप अगर गिरा देते हैं तो। सिमिलरली, फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सट्रैक्ट कलर। अब जैसे हमने यहाँ खाने की बात की, हमने टर्मरिक की बात की थी, है ना, कि टर्मरिक क्या होता है, हमारे, हम कभी कभी खाना खाते हैं तो हमारे हाथ भी बिल्कुल येलो येलो हो जाते हैं, इतना टर्मरिक अगर उसमें डला होता है तो, है ना, वो टर्मरिक की वजह से होता है। और अगर कभी जब हम बहुत ज्यादा टर्मरिक डला हुआ खाना है, ज्यादा कि थोड़ा टर्मरिक डला हुआ खाना भी अगर हम खाते हैं ना, और वो हमारे कपड़ों पे गिर जाता है, तो कपड़ों पे गिरने की वजह से वो बिल्कुल स्टेन हो जाता है कपड़ों पे, है ना, क्लोथ में बिल्कुल ऐसा धब्बा सा बन जाता है। ठीक है, चलिए, और अभी हमने यहाँ टर्मरिक की बात की, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की। सिमिलरली, जैसे टर्मरिक की वजह से ये सब होता है, फ्लावर्स भी करते हैं ये सब। फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी यूज, जिसकी वजह से हम कलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्लावर भी यूज किए जा सकते हैं कलर के एक्सट्रैक्शन के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, कलर्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सॉइल। अब आप, हमने प्लांट्स की बात करी, है ना, प्लांट्स के अलावा आप ये जो कलर बनाएंगे, आप जो कलर क्रिएट करेंगे, वो सॉइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, मिट्टी से भी आप कलर बना सकते हैं। ठीक है, और मिट्टी के साथ साथ पत्थरों से, स्टोन से, या फिर मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो आपके पास, उनसे भी आप कलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये होंगे आपके नेचुरल कलर। अब यहाँ पे ऊपर आपसे एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट डिड आर्टिस्ट यूज, ये वाला सवाल देखिए यहाँ पे, व्हाट डिड आर्टिस्ट यूज, है ना, हमारे पास तो पेंसिल, वो कलर वाली पेंसिल, क्रेयॉन, वो सब चीजें हैं, बट पुराने जमाने के आर्टिस्ट क्या यूज करते थे? तो यही है इसका आंसर बेटा, कि वो पुराने जमाने के जो आर्टिस्ट थे, वो इन सभी कलर्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो कलर उन्हें प्लांट से मिलता था, जो स्टोन से, मिनरल डिपॉजिट से, सॉइल से, इन सभी चीजों से मिलता था। चलिए, these processes have been used by people to prepare color for various artistic purposes। और आज भी अगर हम देखें ना बेटा, आज की भी बात करें, पुराने जमाने का तो मैंने आपको बताया कि ये सब यूज होता था, आज की प्रेजेंट सिचुएशन की भी अगर हम बात करेंगे ना, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस, ये टर्मरिक या फिर और अदर कलर्स, है ना, फ्लावर्स का, हर एक चीज का, उन सभी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है आज भी, टू प्रिपेयर कलर बनाने के लिए, फॉर वेरियस आर्टिस्टिक पर्पसेस, बहुत सारे आर्टिस्टिक पर्पस के लिए। चलिए, आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है? आगे एनसीईआरटी बोल रही है, राइट अ लिस्ट ऑफ सम फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव एंड रूट इन योर फूड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिस्ट बनानी है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, लीव्स की, या फिर जो भी आपको दिखता है जो खाने की चीज है और भी चीज है,
जैसे कि हो सकता है आपको रूट दिखाई देती हो कि रूट के की वजह से कलर मिलता है, या जो भी ऐसी चीजें आपको लग पा रही है, उन सभी की आपने लिस्ट बनानी है। और वो लिस्ट कौन सी होनी चाहिए? जो कि आपको कलर देते हो। और कब देते हो कलर? जब आप उनको क्रश करते हो। मतलब आपको क्रश करते टाइम जो जो चीजें कलर दे रही हैं, है ना, उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए। और वो चीजें हो सकती हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 कहे हैं, 5 चीजें लिखने के लिए। मैं आपको ये भी लिखवाती हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ लिखेंगे। पहला तो हम लिख देते हैं टर्मरिक ही। ओके, पहला हमने लिखा टर्मरिक। अब टर्मरिक से आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा कलर मिलता है? टर्मरिक से हमें मिलता है येलो कलर, है ना। हो गया। चले, सेकंड हमें यहाँ पे पूछा है कि क्या फ्रूट वेजिटेबल क्या लिखना है, तो सेकंड हम यहाँ लिखते हैं, चले, बीट रूट के बारे में। ओके, बीट रूट, ठीक है। सेकंड हो गया बीट रूट, चुकंदर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब चुकंदर हमें कौन सा कलर देता है? चुकंदर देता है हमें लाल कलर, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं थर्ड में स्पिनिच। स्पिनिच के लीव्स की बात कर रहे हैं, है ना। लीव्स भी लिख देते हैं यहाँ पर, स्पिनिच लीव्स। स्पिनिच लीव से हमें कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा। ओके, आगे कैरेट, चौथा कैरेट। कैरेट से कौन सा कलर मिलेगा बच्चों? कैरेट से हमें मिलेगा ऑरेंज कलर या फिर पिंक कलर। पिंक या ऑरेंज, ये कलर मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोमोग्रेनेट, ठीक है, अनार जैसे हम हिंदी में कहते हैं। POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट। स्पेलिंग देख लेना बेटा, है ना। पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट से हमें लाल कलर मिल सकता है, पिंक कलर मिल सकता है। टर्मरिक से हमने बताया येलो के बारे में, बीटरूट से रेड के बारे में, इधर से पिंक भी मिल सकता है। येलो, इससे तो येलो होगा, बीटरूट से रेड या पिंक होगा, स्पिनिच से ग्रीन होगा, कैरेट से ऑरेंज होगा, या फिर येलो भी वो रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैरेट किस तरह की है। पोमोग्रेनेट से पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है ना। ओके, वी डिड दिस एक्टिविटी ऑल्सो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, लेट्स लर्न टू मेक आवर ओन नेचुरल कलर। अब हम क्या करेंगे? हम लर्न करेंगे अपने खुद के नेचुरल कलर्स को बनाना। कैसे हम अपने नेचुरल कलर्स बनाते हैं, अब हम उसे देखते हैं। स्टेप वाइज देखते हैं हम यहाँ पे। स्टेप 1 है हमारे पास सोर्स रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल, मिनरल्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट, रूट्स, चारकोल एक्सेट्रा, है ना। ये सभी चीजें हमारी सोर्स हो सकते हैं। जैसे कि सोर्स रॉ मटेरियल हो सकता है सॉइल, मिट्टी, कोई मिनरल हो सकता है, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट, रूट, चारकोल एक्सेट्रा, ये सभी चीजें हमारे पास रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे आप ऊपर देखेंगे, आप एक इमेज देखेंगे ऑफ ब्लैक चारकोल, ये है आपका ब्लैक चारकोल, है ना। ओके, ये है ब्लैक चारकोल, यहाँ पे आपको इमेज दी गई है। तो ब्लैक चारकोल से आपको दिख रहा होगा कि हम ब्लैक कलर ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू लैपिस लजूली। ये तो ब्लू ब्लू ही हो गया, अब दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ लिख देते हैं, ये है ब्लू लैपिस लजूली, है ना। लजूली भी कहते हैं इसे, लजूली भी कहते हैं। तो ब्लू लैपिस लजूली, ये है आपका ब्लू लैपिस लजूली, ये है ब्लैक चारकोल। इस तरह की चीजें या और भी बहुत सारी चीजें आप सोर्स मटेरियल ले सकते हैं। स्टेप 2 क्या है? द सोर्स्ड पिगमेंट आर फाइनली पाउडर्ड। अब आपने लैपिस लजूली लिया है मान लें, तो लैपिस लजूली जब आप लेंगे, तो लैपिस लजूली को लेने के बाद आप इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे और उसको फिल्टर करेंगे, जिसकी वजह से आप इम्प्योरिटीज को रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, जो सोर्स्ड पिगमेंट है आपका, सोर्स्ड पिगमेंट मतलब यही चीज, यही लैपिस लजूली जो आपको कलर देने वाला है, जो आपको रंग देगा। ठीक है, ये है आपका सोर्स्ड पिगमेंट। ये सोर्स्ड पिगमेंट है ना, इसको फाइनली पाउडर किया जाएगा।
फाइनली पाउडर मतलब बहुत अच्छी तरह से इसे पाउडर बनाया जाएगा इसका, और फिल्टर किया जाएगा इसे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब रिमूव हो सके। फिर उसके बाद स्टेप 3 में बाइंडर की बात की जा रही है। अब बाइंडर इज एडेड टू द पाउडर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बाइंडर को ऐड किया जाएगा। बाइंडर को ऐड करने की वजह से जब आप बाइंडर को पाउडर में ऐड करेंगे करेक्ट प्रोपोर्शन में, तो क्या होगा, कलर अच्छे से स्टिक कर पाएगा। कलर की जो लाइफ है या कलर का जो इफेक्ट होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे उसको कलर करने वाले हैं, तो वो और बढ़ेगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, बाइंडर इज एडेड टू द पाउडर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। एक करेक्ट प्रोपोर्शन में बाइंडर को ऐड किया जाता है, ऐड किया जाएगा। दिस हेल्प द कलर स्टिक टू द सरफेस दे आर पेंटेड ऑन। अब एक बार जब बाइंडर ऐड कर दिया गया, तो बाइंडर को ऐड करने के बाद, एक बार बाइंडर ऐड हो गया उसके बाद जब आप कलर को पेंट करेंगे, है ना, कहीं भी आप जब उस कलर को पेंट करने जाएंगे, तो कलर उस पे स्टिक हो जाएगा। कलर जिस भी सरफेस पे बाइंड होना होगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा, बहुत फाइन तरीके से स्टिक होगा, है ना। इट हेल्प दिस हेल्प्स टू कलर टू स्टिक द टू स्टिक कलर टू द सरफेस जहां भी उसको पेंट किया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा है गम अरेबिक सैप फ्रॉम द बार्क ऑफ बबूल ट्री। जो बबूल ट्री का जो बार्क होता है ना, उसका जो सैप होता है, बबूल ट्री के बार्क का, बबूल ट्री की जो छाल होती है बाहर की, बबूल ट्री के छाल में से जो सैप निकलता है ना, उसको हम गम अरेबिक कहते हैं। ठीक है, ये बबूल ट्री है, बबूल ट्री के ये बाहर वाला, ये उसका छाल होता है जो उसके स्टेम के बाहर बाहर निकला होता है। इस छाल से जो सैप निकलेगा, उस सैप को हम कहते हैं गम अरेबिक। ठीक है, गम अरेबिक या फिर कोई ऑयल, मिल्क, एग का जो व्हाइट होता है या एग का योक होता है, ये कुछ नेचुरल बाइंडर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेचर ने हमें दिए, अपने आप में ही है ये प्रेजेंट, है ना, तो इन्हें हम एज अ नेचुरल बाइंडर यूज करते हैं। वैसे तो केमिकल बहुत सारे हैं, पर पुराने जमाने में यही यूज किए जाते थे और आज दिन तक बेटा ये यूज किए जा रहे हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। केमिकल भी है पर ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल लीस्ट साइड इफेक्ट्स के साथ, है ना। कलर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, सरफेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और सरफेस पे कलर के स्टिक करने में भी मदद करते हैं। चलिए, द प्रिपेयर्ड कलर इज अप्लाइड टू द आर्टवर्क। अब क्या होता है, पहले आपने क्या किया, कोई रॉ मटेरियल लिया जिससे आप कलर बनाएंगे, सॉइल, मिनरल, वेजिटेबल, जो भी आपको लेना था आपने वो लिया, जो भी पिगमेंट था आपका सोर्स वाला, आपने उसका फाइन पाउडर बनाया, उसको फिल्टर किया, इम्प्योरिटीज को रिमूव किया, फिर बाइंडर को ऐड किया। बाइंडर को एक करेक्ट प्रोपोर्शन में ऐड करना जरूरी है। अगर आप उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे तो वो किस चीज में मदद करेगा, वो ये चीज में मदद करेगा कि कलर स्टिक हो सके सरफेस पे, उसको वो और उसकी हेल्प करेगा, मतलब एक तरीके से कि कलर सरफेस पे अच्छे से स्टिक हो पाए, है ना। क्या क्या हो सकते हैं अब कलर बाइंडर, हो सकते हैं गम अरेबिक, जो कि बबूल ट्री की बार्क की सैप से मिलता है। बबूल ट्री की छाल की जो सैप होती है, जो इससे बबूल ट्री की छाल से जो हमें लिक्विड प्राप्त होता है, उससे उससे हम बाइंडर बना सकते हैं। ऑयल से बना सकते हैं, कोई जो तेल होता है एक स्पेशल तरह का होता है ऑयल, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मिल्क को यूज कर सकते हैं, एग व्हाइट, एग योग, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। और आपने बाइंडर भी ऐड कर दिया, फिर आपका जो कलर है वो आर्ट वर्क के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। चलिए, समझ पा रहे होंगे आप। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में बात की गई है आर्ट वर्क विद नेचुरल कलर्स। अब नेचुरल कलर्स के साथ हमने आर्ट वर्क तैयार करना, उसके बारे में बात करेंगे। सोर्स सम मटेरियल फ्रॉम द अर्थ और प्लांट्स। आपने क्या करना है, आपने कुछ मटेरियल को लेना है, कुछ सोर्स करना है मटेरियल को, या तो प्लांट से या अर्थ से। अर्थ का मतलब है यहाँ पे जमीन से, ग्राउंड से, है ना। या तो आप प्लांट से लीजिए या आप ग्राउंड से कोई मटेरियल लीजिए जो आप सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब आप क्या करिए, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स विद योर टीचर एंड पीयर्स एंड प्रिपेयर योर कलर्स टुगेदर। अब आपने डिस्कस करना है प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आप कलर को प्रिपेयर करेंगे, जिस प्रोसेस से आप रंग को प्रिपेयर करेंगे, वो प्रोसेस आप डिस्कस करिए अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और प्रिपेयर करिए कलर्स को टुगेदर, साथ में रंगों को क्रिएट करिए, प्रिपेयर करिए। स्टेप 3 पे आते हैं।
Plan an experiment with different color combination from the colors you have prepared. अब आपने बहुत सारे कलर प्रिपेयर किए होंगे, जो आपने सोर्स लिया, आप टर्मरिक वगैरह भी ले सकते हैं, और भी चीजें आप कोशिश करें नेचुरल बिल्कुल सोर्स लें जिससे कि आप कलर को प्रिपेयर कर पाए। जब आपने एक बार कलर को प्रिपेयर कर लिया है ना, तो आप क्या करिए, फिर एक्सपेरिमेंट करिए। क्या एक्सपेरिमेंट करना है आपने, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आपने डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करना है, रेशियोज देखनी है उनकी, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं कलर्स को, है ना। और जैसे आप उन कलर के कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर करेंगे, तो उसको प्रिपेयर करने के बाद जो आपको कलर, जो आपको चीज लास्ट में मिल पा रही है, उसको भी डिस्कस करिए। पहले तो आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को कंबाइन किया, पहले तो आप उन्हें मिला सकते हैं, दो कलर्स हैं मान लें, आपने दोनों को मिला दिया तो आपको एक थर्ड कलर मिलेगा। और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने एक कलर यहाँ पेंट किया, उसके साथ आप दूसरा कलर पेंट करें तो वो कैसा बिल्कुल मैच कर पा रहा है, किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, साथ में पेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। स्टेप 4 है थिंक अबाउट अ कलर दैट कैन बी यूज इन योर आर्ट वर्क। अब आप सोचिए उन कलर्स के बारे में जो जो आपके आर्ट वर्क में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहले तो आपने सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि मिला के क्या हो रहा है, साथ में आप इसे पेयर कर रहे हैं तो किस तरह यूज हो रहा है, किस तरह लग रहा है। अब आपको एक बार बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई कलर्स के बारे में। अब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप क्रिएट करिए अपना खुद का आर्ट वर्क इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करके। क्या करना है आपने, क्रिएट करना है अपना आर्ट वर्क यूजिंग नेचुरल कलर्स। ओके, ये थे आपके 5 स्टेप। आफ्टर एवरीवन हैज कंप्लीटेड देयर आर्ट वर्क, एक बार जैसे सबने अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर लिया है, हैव अ क्लासरूम डिस्प्ले ऑफ द आर्ट वर्क। फिर आप क्या करिए, अपने क्लासरूम में डिस्प्ले करिए, क्लासरूम में सबको दिखाइए, सब बच्चों को दिखाइए, टीचर्स को दिखाइए कि आपने अपना क्या आर्ट वर्क प्रिपेयर किया है, उनको डिस्प्ले करना है। लेबल योर आर्ट वर्क विद अ टाइटल एंड डिटेल्स ऑफ द मटेरियल यू हैव यूज्ड। अब आप क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं अपने आर्ट वर्क पे, कि आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कि ये मैंने बनाया है ना। तो आप वो लिखिए, टाइटल दीजिए अपने उसको, अपने आर्टवर्क को। और जो भी आपने आकृति बनाई है, कलाकृति आप बनाए हैं, जो भी चीजें आपने बनाई हैं, वो आपने किस किस रंग से बनाई है उसकी भी डिटेल लिखिए। जो जो रंग आपने यूज किया उन सबकी डिटेल आप लिखिए, जो मटेरियल यूज हुआ है उन सबकी डिटेल आप लिखिए उसके अंदर। बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, जैसे आपने ये पेंटिंग बनाई है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप साइड में थोड़ा सा लिख सकते हैं उसके बारे में, इतना सा स्पेस आप कवर करें बस। You can also display and share some of your preparatory sketches or experiment that show the process of your work. अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपने, मैंने आपसे यहाँ बात की थी कि आपने अपने आर्ट वर्क बनाने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कि दो कलर को आपने मिलाया तो वो तीसरा कौन सा किस तरह का कलर बन पाया, और दो कलर को आपने बिल्कुल ऐसे साथ में उनको, है ना, ऐसे ऐसे आपने ड्रॉ किया, आपने स्ट्रोक किया कलर को, तो वो जब कंबाइन हुए तो वो किस तरह आपको रिप्रेजेंट हो पा रहे हैं, क्या वो सुंदर लग रहे हैं साथ में, या कलर वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो आपने ये पहले प्रिपरेटरी टाइम में किया था, है ना, अपने आर्टवर्क बनाने से पहले जो आपने चीजें समझी थी उस टाइम किया था, आप उसे भी दिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को भी दिखा सकते हैं आपने, जो आपने प्रोसेस के टाइम पे बनाया था। डिस्कस करिए प्रोसेस को और कलर्स को दैट आर सीन इन एवरीवन्स आर्टवर्क। अब आप क्या करिए, डिस्कस करिए प्रोसेस को, डिस्कस करिए और कलर्स को डिस्कस करिए जो आपको अपने आर्टवर्क में और दूसरों के आर्टवर्क में दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 5 का। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में अपने फर्स्ट पेज में ही मैंने आपसे कलर टिंट और शेड के बारे में बात की थी। तो हेयर कम्स द टाइम जहां आपको एक्टिविटी 5 में कलर शेड और कलर टिंट्स के बारे में भी थोड़ा सा पता लगने वाला है। अच्छा, अगर अभी तक आप लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लेक्चर को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एंड इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आई है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी, और मैं एक वीडियो ज़रूर ऐड करूँगी फिर बाद में कि आप आपके क्वेश्चंस के जितने भी आंसर होंगे उस चीज़ के लिए। ओके, चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। पानी भी पी लिया मैम ने थोड़ा सा, बोलते बोलते थक जाते हैं कई बार ना। चलिए ओके, एक्टिविटी 5 पे आते हैं, क्रिएटिंग कलर टिंट्स एंड शेड्स।
कलर टिंट्स बनाते हैं और शेड बनाते हैं, बताते हैं आपको। थोड़ा-सा बचा है अब तो बिल्कुल, इतनी देर तक आप सुन रहे हैं मैम को, इतनी देर से आप सुन रहे हैं तो अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बिल्कुल हल्का-सा बचा है अब तो टॉपिक। ओके, डू कलर्स आल्सो चेंज लाइक आवर मूड? क्या हमारे मूड की तरह कलर भी चेंज होते हैं? तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बताती हूँ आपको। हैव यू ऑब्जर्व हाउ योर मूड चेंजेस थ्रू आउट द डे? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी आपको आभास हुआ है इस चीज का कि कैसे आपका जो मूड है ना, वो थ्रू आउट द डे चेंज होता रहता है? सुबह कुछ और होता है, सुबह स्कूल जाना होता है तो हमें थोड़ा इरिटेशन भी होता है कई बार कि यार स्कूल जाना पड़ रहा है ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा होता है। शाम को होता है आप रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल खाना खाते हैं, बिल्कुल मस्त रिलैक्स्ड होते हैं, आराम से सोते हैं, है ना? बढ़िया रेस्ट ले रहे होते हैं। तो ऐसे हमारा मूड सारा दिन चेंज होता रहता है। अब क्या बोला है यहाँ पे, स्पेंड करिए 5 मिनट्स रिकलेक्टिंग योर मूड एंड टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, अब आप स्पेंड करिए 5-7 मिनट। क्या करना है आपने? रिकलेक्ट करना है अपने मूड को और सोचना है, बात करनी है उसके बारे में। अब मैं आपसे यहाँ सवाल पूछूंगी, उसका आपने अपने दिल में जवाब देना है ठीक है, चलिए। तो पहला है, व्हाट इज योर मूड व्हेन यू गो होम आफ्टर स्कूल? जब आप स्कूल से अपने घर वापस जाते हैं तो आपका मूड कैसा होता है? मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ बच्चों कि आप में से मैक्सिमम बहुत खुश होते होंगे, बहुत ही मजा आता होगा कि अच्छा जी अब तो हम रिलैक्स्ड हो गए, घर जाके रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, मस्त सो जाएंगे। ऐसा ही होता है। चलिए, व्हाट इज योर मूड एट डिनर टाइम? डिनर टाइम में क्या मूड होता है? डिनर टाइम में भी बड़ा रिलैक्सिंग होता है। बहुत हम थके भी होते हैं कई बार, बच्चे दिन के इतना पढ़ते हैं, स्कूल में इतना टाइम लगाते हैं, थक भी जाते हैं, इतना ट्रैवल वगैरह भी करते हैं। तो डिनर के टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, चिल होते हैं, बहुत आपको अच्छा फील हो रहा होता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज योर मूड बिफोर गोइंग टू बेड? अब बेड जाने से पहले, सोने से पहले, आप सो रहे हैं, मान लो सोने आप बेड पे लेटे, लेटने से बिल्कुल इंस्टेंट थोड़े से पहले आपका मूड कैसा होगा बिफोर गोइंग टू बेड? आगे है, व्हाट इज योर मूड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? अब आप जब सुबह उठते हो तब आपका मूड कैसा होता है? ये भी मैं आपको पक्का बोल सकती हूँ कि सुबह उठने उठते टाइम जब आपको मम्मी उठाती होंगी तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा ना कि सुबह सुबह मम्मी उठा देते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा ही होता होगा। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर कुछ और होता है तो। ठीक है, बताना है कि मॉर्निंग मूड कैसा होता है सोने जाने से पहले। ये तो मुझे पता है, ये तो ऐसा ही होता है, सबका सेम होता है। बट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। व्हाट इज योर मूड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? स्पेशली यहाँ लिख देना स्कूल जाने के लिए, मॉर्निंग फॉर स्कूल मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए, और पांचवा चीज ये बताइए कि आपका मूड अभी कैसा है, वो भी आप बताइए मुझे कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है कि एग्जाम आने वाला है, किस तरह आपका मूड है, वो सब आप बताइए। चलिए, मूड एंड फीलिंग लास्ट फॉर सम टाइम एंड ग्रेजुअली चेंजेस। अब क्या होता है बेटा, जो मूड होता है ना, जो आपके मूड होते हैं या आपकी फीलिंग्स होती हैं, ये कुछ टाइम तक लास्ट करती हैं, ये कुछ टाइम तक रहती हैं और उसके बाद ग्रेजुअली चेंज हो जाती हैं। थोड़े टाइम बाद खुद ही चेंज हो जाती हैं। दिन में चेंज होती रहती है, सारा दिन चेंज होती रहती है, तो टाइम के साथ साथ भी ये चेंज होती रहती है। दे माइट फील स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस और माइल्ड। कभी कभी हो सकता है ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही हो, बहुत बुरा लग रहा हो या बहुत खुशी हो रही हो। इंटेंस हो सकती है, बहुत एक्सेसिव हो सकती है, आप हंसी से मतलब आपकी आंखों से आंसू निकल के इतना हंस रहे हैं आप, इतना पेट में दर्द हो रहा है हंसते हंसते, इतना इंटेंस हो सकता है। और माइल्ड हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ही है बिल्कुल, हाँ हंसी आई थोड़ा सा, चलो खुश हो गए, या किसी ने डांट दिया तो चलो थोड़ा सा बुरा लगा, इतना सा माइल्ड सा भी हो सकता है और इंटेंस बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आपका मूड चेंज होता है ना बेटा, मूड इतना ज्यादा वेरी कर सकता है, तो कलर भी करते हैं। कलर आर लाइक दैट ऑल, ओहो, कलर आर लाइक दैट टू, कलर भी इस तरह होते हैं। वी कैन मेक देम वाइब्रेंट, हम इन्हें वाइब्रेंट भी बना सकते हैं, हम इन्हें इंटेंस, बहुत इंटेंस भी बना सकते हैं, डार्क भी बना सकते हैं, पेल बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल पेल सा, ऐसे बिल्कुल हल्का सा, वैसा भी बना सकते हैं, बिल्कुल लाइट माइल्ड, ये सब भी बना सकते हैं हम। एंड सो ऑन, हम जैसा चाहे हम वैसा बना सकते हैं कलर्स को। थिंक ऑफ हाउ कलर चेंजेस इन द स्काई ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट। अब आप ये सोचिए कि कैसे कलर चेंज होता है स्काई में
ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो स्काई का कलर कैसे चेंज होता है, मैं बताती हूँ आपको। जब सुबह सुबह होती है तो स्काई का कलर डिफरेंट होता है ना। स्काई आपको उतनी ब्राइट भी नहीं दिखती, बिल्कुल सुबह सुबह आप 4-5 बजे उठेंगे, जब अभी रोशनी होने शुरू ही होती है तो हल्का हल्का अंधेरा होता है ना। स्काई का कलर डार्क डार्क सा होता है, थोड़ी थोड़ी आपको लाइट नजर आ रही होती है। और जब आप बिल्कुल दिन में देखेंगे 12 से 1 बजे दिन वाले टाइम में आप देखेंगे स्काई को, तो आपको नजर आएगा कि स्काई तो बिल्कुल ऐसे ब्लू ब्लू दिखाई देगी आपको, है ना, ये जो नॉर्मल स्काई का कलर होता है। अब जब आप बिल्कुल इवनिंग में बिल्कुल शाम को आप देखेंगे तो आपको शाम को ना ऑरेंज ऑरेंज का पैटर्न दिखाई देगा। मान लो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ सन है तो आपको यहाँ बिल्कुल ऐसा ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, है ना, सनसेट के टाइम पे। तो ऐसे कलर चेंज होते रहते हैं। Have you observed the colors of your clothes fade over time due to sunlight and repeated washing? क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है बेटा कि आपके जो कपड़ों के कलर हैं, ये ऑब्जर्वेशन आप जरूर करिएगा अगर आपने नहीं की होगी, कि आपके जो कपड़ों के कलर है ना वो फेड होने लगते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल पेल से, है ना, हल्का हल्का होने लगता है उसका कलर। क्यों होता है? सनलाइट की वजह से होता है और रिपीटेड वॉशिंग की वजह से होता है। हम बार बार कपड़े धोते हैं ना, बार बार रोज धोते हैं मान लें, तो रोज धोने की वजह से क्या होता है, वैसे तो हाइजीन के लिए धोने चाहिए, अच्छी बात है, अगर कपड़े खराब है उनमें स्मेल है तो आपको धोने चाहिए, है ना, स्वेट वगैरह है। बट फिर भी क्या होता है ना कि वॉशिंग, रिपीटेड वॉशिंग की वजह से कपड़े जो है अपना टेक्सचर थोड़ा थोड़ा लूज करने लगते हैं। और टेक्सचर लूज करने से मेरा मतलब ये है कि टेक्सचर में ना वो फिर बहुत ही पेल जैसे होने लगता है, ड्राई ड्राई से, और उनका कलर भी जाने लगता है। और पहला तो रिपीटेड वॉशिंग, और दूसरा सनलाइट, सूरज की इतनी तेज धूप उन पे पड़ती है जिसकी वजह से उनका कलर खराब होने लगता है। दे चेंज फ्रॉम ब्राइट टू डल, बहुत ब्राइट होते हैं पहले, है ना, बहुत खूबसूरत होते हैं, तो उसके बाद इतनी रिपीटेड वॉशिंग और सनलाइट के बाद डल हो जाते हैं। और डार्क टू लाइट, अब कभी कभी बहुत डार्क होते हैं, बहुत इंटेंस डार्क कलर होता है, वो लाइट लाइट बिल्कुल होने लगता है, सभी होता है सनलाइट और इसकी वजह से, क्या कहते हैं इसे, रिपीटेड वॉशिंग की वजह से, है ना। आगे देखते हैं। इन आर्ट दीज वेरिएशन इन कलर आर कॉल्ड टिंट्स एंड शेड। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में टिंट और शेड के बारे में बोला था, आर्ट में इसी वेरिएशन को, इसी कलर की वेरिएशन को टिंट या शेड कहा जाता है। वी क्रिएट कलर टिंट्स बाय एडिंग व्हाइट टू एनी कलर, है ना, और वी क्रिएट कलर शेड्स बाय एडिंग ब्लैक टू एनी कलर। ये चीज बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, आपने इसे ध्यान से देखना है। कलर प्लस व्हाइट, कोई भी कलर आप ले लीजिए, कोई सा भी कलर, पिंक, ब्लू, ग्रीन, आप उस कलर में अगर व्हाइट कलर मिला देंगे तो आपको कलर टिंट मिलेगा। और अगर आप किसी कलर में ब्लैक कलर मिला देंगे तो आपको कलर की शेड मिलेगी, है ना। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी इस लाइन को, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कलर प्लस व्हाइट, कोई भी रंग में व्हाइट मिला देने से वो कलर टिंट बन जाता है, और कोई भी कलर में ब्लैक मिला देने से वो कलर का शेड बन जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कलर टिंट और शेड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको कैसे। मटेरियल चाहिए आपको, प्लेन पेपर चाहिए ड्रॉ करने के लिए, और कलर्स चाहिए। कलर क्या यूज हो सकते हैं? वाटर कलर, पोस्टर कलर्स, पाउडर कलर, जो भी आपका मन है आप उस तरह के कलर आप यूज कर सकते हैं, है ना। और क्या क्या हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी आपका मन है वो आप यूज कर सकते हैं। 2 और 3 अदर कलर्स ऑल्सो, है ना, जो भी आपका मन है वो आप यूज करिए। पेपर लीजिए, कलर लीजिए, कलर मैंने आपको बता दिया, जो जो आपका मन है आप कोई सा कलर ले लीजिए, जरूरी नहीं है यहाँ ये लिखा यही लेना है मैम मुझे, कोई सा कलर ले लीजिए, कोई कोई भी कलर ले लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का कलर ले लीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए, है ना। अल्टरनेटिव नहीं है तो अल्टरनेटिव बताते हैं आपको। आपने कलर पेजेस लेने हैं फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है। कलर्ड पेपर लीजिए, कलर्ड पेजेस लीजिए ओल्ड न्यूज़पेपर से, है ना, कुछ आपके घरों में न्यूज़पेपर पड़ी हुई है ओल्ड, उनमें से कलर पेजेस कट कर लीजिए, या मैगजीन है आपके पास जिनमें कलर पेजेस है, उनके पेजेस को कट कर सकते हैं आप। एंड फाइंड द डिफरेंट शेड एंड टिंट्स ऑफ कलर टू क्रिएट अ पेपर मोज़ेक। और क्या करिए, टिंट
आपने टिंट लिया है ना कलर का, या तो आपने शेड लिया कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की टिंट और शेड लिए आपने। आप कोशिश करिए कि या तो आपने अगर कलर कलेक्ट कलेक्ट किया है, अच्छी बात है ना। ब्लैक और व्हाइट यहाँ इसलिए बात की गई क्योंकि इससे आप शेड या टिंट बना पाएंगे, तो ब्लैक और व्हाइट करना चाहिए आपको, शेड और टिंट बनाने में आसानी होगी। दूसरी चीज, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप अल्टरनेटिव लीजिए कि आप कलर्ड पेपर ले लीजिए, जिन पेपर में ऑलरेडी कलर हुआ हुआ है उस पेपर को ले लीजिए आप, है ना। वो पेपर भी आप कोशिश करिए कि डिफरेंट शेड और टिंट का होना चाहिए, जिससे कि आप पेपर मोज़ेक बनाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं आगे कैसे। नेचर्स पैलेट, नेचर्स पैलेट आपकी बात की गई है यहाँ पे। हैव यू एवर मार्वल्ड, क्या आपने कभी मार्वल किया है? मार्वल का मतलब होता है वंडर करना, है ना। क्या आपने कभी वंडर किया है द वैरायटी ऑफ कलर्स इन नेचर? जो हमारे नेचर में इतनी सारी वैरायटी ऑफ कलर हैं, क्या आपने उसके बारे में कभी वंडर किया है? स्टेप आउटसाइड, थोड़ा बाहर, आउटसाइड निकलिए, थोड़ा बाहर स्टेप आउट करिए एंड लुक फॉर 3 leaves दैट आर ऑफ डिफरेंट शेड्स और कलर्स। और देखिए कम से कम 3 leaves को, 3 डिफरेंट शेड और कलर की लीव्स को। अब ट्राई करिए मिक्सिंग वेरियस कलर्स टू गेट द क्लोजेस्ट शेड यू सी। अब आपने क्या करना है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देखेंगे, तो डिफरेंट कलर को देख के उन्हें मिक्स करने के बाद आप ये कोशिश करिए कि आप क्लोजेस्ट शेड बना पाए। जो शेड आप लीफ की देख पा रहे हैं, आप उसकी क्लोजेस्ट शेड बना पाए। मान लें आपके पास ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है ना, और आपको इस तरह का, ये जो आपको ये पत्ते दिख रहे हैं, इस तरह का कलर बनाना है। तो आप क्या करिए, ये तो बच्ची ने आप रेड कलर का बना दिया, ये इसे देख के बना रही होगी शायद। ओके, ये लीफ, यहाँ पे हमने लीफ बनाया। आप क्या करिए, इस लीफ को आपने सिर्फ ग्रीन कलर लिया है। अब ग्रीन कलर लेने के बाद आप क्या करिए कि आप कोशिश करिए कि आप उसके डिफरेंट शेड्स बनाएं। आप उसमें ब्लैक ऐड करिए, थोड़ा कम करिए, ज्यादा करिए, करते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिलेंगे। व्हाइट ऐड करिए, टिंट मिलेगा। तो जैसे आप एक कलर का शेड या कलर का टिंट बनाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपके पास कलर आते जाएंगे, तो उन कलर की मदद से आप इस एक पर्टिकुलर लीव को पहले ऑब्जर्व करिए और इसका कलर उन शेड और टिंट की मदद से बनाने की कोशिश करिए, है ना। और क्लोजेस्ट शेड मिक्स करिए, अलग अलग कलर्स को, ब्लैक व्हाइट कर सकते हैं, आपको लग रहा है कोई और कलर इसमें ऐड होना है वो ऐड करिए, और इस लीव की क्लोजेस्ट शेड को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सटेंशन, मैपिंग टिंट्स एंड शेड्स। टिंट्स को मैप करना है या शेड को मैप करना है। यूज द कलर टिंट्स एंड शेड्स यू हैव क्रिएटेड एज अ रेफरेंस। अब आप क्या करिए, यूज करिए कलर टिंट का और शेड का, जो कि यू हैव क्रिएटेड एज अ रेफरेंस, जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है, जो आपने खुद ने क्रिएट करा है, उसका यूज करिए। फाइंड करिए फिर पिक्चर्स ऑफ आर्टवर्क फ्रॉम अ म्यूजियम, वेबसाइट और इलस्ट्रेटिव बुक्स that also have the same color tints and shade in the picture। फिर आपने मान ली एक बार क्या किया, आपने कलर टिंट बनाया या शेड बना लिया, है ना, और आपने उसको बना के रख लिया कि ये मेरा रेफरेंस है, मैंने ये कलर बना के साइड में रख लिया है। ठीक है, कलर आपने बनाया। अब आप क्या करिए, कलर को तैयार करने के बाद आप कुछ पिक्चर्स देखिए, है ना। आपने शेड टिंट बनाया अलग अलग कलर्स का। अब आप पिक्चर देखिए बहुत सारे आर्टवर्क की, जो कि म्यूजियम में हो सकते हैं, वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं, किसी बुक से आप ले सकते हैं। आप इन सब आर्टवर्क की पिक्चर्स लीजिए, है ना। अब आप क्या करिए, आप इन सब जब आप इन सब की पिक्चर लेंगे, तो इस चीज का मेक श्योर करिए कि ये पिक्चर जो आप ले रहे हैं, जिस चीज को आप अभी आगे ड्रॉ करेंगे, उसका जो कलर हो वो बिल्कुल सेम कलर हो, सेम टिंट्स अवेलेबल हो उस पिक्चर में जो कि आपने बनाए हैं। मान लें आपने पिंक कलर का टिंट बनाया है और ब्लैक कलर की शेड बनाई है, तो जो आप पिक्चर बना रहे हैं, जो आप पिक्चर आपने आपने एक लिया है, एक सैंपल लिया है पिक्चर का कहीं वेबसाइट से, म्यूजियम से, किसी बुक से, तो उस सैंपल में भी वही पिंक और ग्रीन कलर होना चाहिए जो आपने बनाया है। बहुत आसान सी चीज है। आगे है, ऑब्जर्व हाउ द टिंट्स और शेड आर इनहैंसिंग द मूड एंड इमोशंस ऑफ द आर्टवर्क। अब आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कैसे ये टिंट और ये शेड इनहैंस कर पा रहे हैं मूड को और इमोशन को। किस चीज के मूड और इमोशन को? आपके आर्टवर्क के मूड और इमोशन को। तो इस चीज से आपको ये पता लग पाएगा कि आर्टवर्क जो होता है ना, ये जो आप कलाकृति बनाते हैं, उसको बनाने में भी
जो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से मूड और इमोशन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिपीट दिस एक्सरसाइज विथ 4 to 5 डिफरेंट कलर्स। अभी तो आपने 1-2 कलर्स के साथ किया, अब आपने क्या करना है 4 to 5, 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ ये एक्सरसाइज को रिपीट करिए एंड देयर टिंट्स एंड शेड, और इसकी टिंट और शेड के साथ भी ये करिए। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट टिंट और शेड बनाइए और उनके साथ ही रिपीट कर सकते हैं आप। Note down a short description of the mood and emotion you have experienced with the color tint and shade। अब आप क्या करिए, नोट डाउन करिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप नोट डाउन करिए जहां पे आप मूड और इमोशन के बारे में बात करेंगे। और आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ कलर टिंट और कलर शेड की मदद से, जो आपने मूड और इमोशन समझा उसको भी आप नोट डाउन करिए, है ना। देखिए यहाँ पे ये लड़की किस तरह बना रही है। यहाँ पे आपको इमेज में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इधर देखेंगे सारे, कहाँ गया स्टाइलस, ये देखो, ये देखो, ये है। इस इमेज में आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये वाला, देखिए ये इधर ग्रीन, सुंदर सा ग्रीन। ओके, क्या है यहाँ, डार्क है, बहुत डार्क डार्क डार्क, बिल्कुल लाइट लाइट करते करते ऐसे हो रहा है ना। ब्लू देखिए इधर, डार्क ब्लू, थोड़ा कम और कम कम कम, बिल्कुल कम। ये हमने यहाँ पे शेड या टिंट क्रिएट किया हुआ है। ये ब्लू भी है, ऑरेंज के साथ भी किया है, देखें, है ना। यहाँ पे देखिए ये कलर है ब्लू कलर, कितना डार्क है, थोड़ा कम डार्क है, बिल्कुल ही लाइट है। इस तरह से क्रिएट किया जाता है। चलिए, एक्टिविटी नंबर 6, सरफेसेस एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट। बिल्कुल लास्ट है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी बेसिक सा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भी सरफेस और मटेरियल एक आर्टिस्ट यूज करता है। यू हैव लर्न दैट कलर्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचर। आपने देखा कि कलर्स को हम नेचर से बना सकते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, आर्टिस्ट यूज टू पेंट ऑन नेचुरल सर्फेसेस लाइक रॉक, वॉल्स ऑफ केव्स, मड प्लास्टर, पाम लीव्स एंड वुड एंड क्लोथ। जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, पेपर की इन्वेंशन जब तक नहीं हुई थी, तो पेपर की इन्वेंशन से पहले आर्टिस्ट रॉक पे, केव्स के ऊपर, मड पे या पाम लीव्स पे, इन सभी चीजों पे पेंटिंग्स बनाया करते थे, है ना। दे ऑल्सो यूज्ड टेराकोटा, stone, animal bone, leather, wood, metal and fiber to craft a variety of three-dimensional objects and sculptures। वो टेराकोटा का यूज करते थे, स्टोन का, पत्थरों का यूज करते थे, एनिमल्स की हड्डियों का यूज करते थे, लेदर का यूज करते थे, लकड़ी, मेटल, फाइबर, इन सभी चीजों का यूज करते थे, जिसकी मदद से वो वेराइटी ऑफ 3 डायमेंशनल चीजों को, ऑब्जेक्ट को, स्कल्पचर्स को क्रिएट कर पाते थे, है ना। आपको ज्यादा इसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ये सभी आप रेफरेंस मान सकते हैं कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल, स्टोन, एनिमल बोन, वुड, इन सभी चीजों का इस्तेमाल पुराने जमाने के आर्टिस्ट, जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, कर लिया करते थे, है ना। इसकी मदद से वो 3 डायमेंशनल स्कल्पचर्स बना पाते थे। ओके, they invented special tools and developed techniques for working with each material and surface। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्वेंट किए थे कुछ स्पेशल टूल्स को, और उन्होंने डेवलप की थी टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक, जिसकी मदद से वो वर्क कर पाते थे, है ना। बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग कर पाते थे फॉर वर्किंग, अपने काम के लिए। और ये जो टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की थी, उनके काम में बहुत मदद होती थी उन चीजों की वजह से। चलिए, ओके, इफ यू डिड नॉट हैव पेपर, अगर आपके पास अब पेपर नहीं है, विच सर्फेस एंड मटेरियल वुड यू चूज फॉर योर आर्टवर्क। अब आप बताइए बेटा कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप बिना पेपर के किस तरह आर्टवर्क तैयार कर सकते हैं, है ना। चले, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल। आपने देखा होगा, आप स्कूल में जाते हैं तो दीवारों पे बहुत ब्यूटीफुल आर्टवर्क बनाया जाता है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती हैं। तो आप वैसा भी बना सकते हैं, अगर आपको बिलीव है कि आपने बहुत आर्ट के बारे में स्टडी कर ली है और आपको कलर की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेपर की बजाय आप उस वॉल पे क्रिएट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना सकते हैं। चलिए, वुड यू चूज फॉर योर आर्टवर्क, मैंने यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन किया। आप और भी चीजें कर सकते हैं, वॉल का तो एक मैंने एग्जांपल दिया, आप और भी कर सकते हैं। आप कॉटन के क्लोथ पे बना सकते हैं पेंटिंग, है ना। व्हाइट आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, उस पे आप पेंटिंग बना सकते हैं।
जो आपको खूबसूरत सी अगर मान ले कोई लगती है ऐसी, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा इनफैक्ट, ऑयल पेंटिंग। कैरी आउट योर ओन एक्सपेरिमेंट्स एंड मेक योर आर्ट वर्क। अब आप क्या करिए, अपने ओन एक्सपेरिमेंट्स आप करिए, कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। खराब होता है, अच्छा नहीं बन पाता फर्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम में कोई परफेक्ट नहीं होता है बेटा, है ना, फर्स्ट टाइम सबसे गलतियां होती हैं। पर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते रहेंगे, जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे, आपको मजा आता जाएगा, आपको समझ आती जाएगी हर एक चीज के बारे में, और आप अच्छे से अपना आर्ट वर्क बना पाएंगे। अब आप क्या करिए, लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑन द पेज बिलो। अब नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे अबाउट द वेराइटी ऑफ मटेरियल एंड सर्फेसिस दैट आर्टिस्ट हैव यूज्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। अब जैसे आप लर्न करेंगे अबाउट वेराइटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की वेराइटी के बारे में आप बात करेंगे, एंड सर्फेसिस जो कि आर्टिस्ट यूज किया करते थे और आप भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आप लर्न करेंगे इन सब वेराइटी के मटेरियल के बारे में, एंड सर्फेसिस आर्टिस्ट के जो प्री हिस्टोरिक टाइम में यूज हुआ करते थे, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता चला जाएगा आर्ट्स में, है ना। तो आपने क्या करना है, आप इन सब चीजों के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में कैसे आर्ट किया जाता था, क्या होता था। यहाँ हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर बिल्कुल बस ये एंड है चैप्टर का। रॉक सरफेसेस पे देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है अर्थ कलर्स, अर्थ एंड मिनरल कलर्स, नेचुरल कलर, यहाँ पे राइस फ्लोर अर्थ कलर, है ना, ये आपको सब दिख पा रहा होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, रुको, जूम आउट करती हूँ पहले। हाँ, अभी अभी ठीक होगा ना, अभी दिख पा रहा है, ठीक है। रॉक सरफेस देखें, इस तरह के रॉक सरफेस भीमबेडका में नजर आ रहा है नीचे। अर्थ एंड मिनरल कलर, ये है अर्थ एंड मिनरल कलर, यहाँ नीचे देखिए। फिर नेचुरल कलर लीव से मिलता है, यहाँ पे बनाया गया है पाम लीव्स, ओके। फिर उसके बाद फ्लोर वगैरह, फ्लोर आटा, ये देखिए आटे से बनाया है ये, और यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं आटे से कितनी खूबसूरत ये ड्राइंग बना रही है आंटी। फिर डाई, नेचुरल वाली डाई जो होती है, बालों में लगाने वाली नहीं, ठीक है। ये फिर नेचुरल डाई से बनाया है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, ये देख सकते हैं नीचे। चलिए आगे एंड करते हैं चैप्टर को। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने लास्ट तक बहुत पेशेंस के साथ चैप्टर सुना है, पढ़ा है, अब बिल्कुल एंड है। एक्टिविटी नंबर 7, माई इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। मेरी क्या इंस्पिरेशन है नेचर से, उसको देखते हैं। नाउ यू नो दैट आर्टिस्ट ऑब्जर्व देयर एनवायरनमेंट क्लोजली एंड कैप्चर देयर फाइन डिटेल्स। अब आपको ये पता है कि आर्टिस्ट ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट को बहुत क्लोजली, बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से एक्सप्लोर करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और कैप्चर करते हैं बिल्कुल फाइनर डिटेल्स को, बिल्कुल बारीकी वाली डिटेल्स तक को वो कैप्चर करते हैं। ईच आर्टिस्ट हैज इट्स ओन इमेजिनेशन। हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक अलग इमेजिनेशन होती है, एंड मेक देयर ओन चॉइसेस इन द मटेरियल। और उनकी अपने मटेरियल यूज करने में, अपने सिलेक्ट करने में मटेरियल को, उसमें भी अपनी एक अलग चॉइस होती है, ओन चॉइस होती है। टूल्स एंड टेक्निक्स दे यूज, और जो टूल्स वो टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें भी उनकी अपनी एक इमेजिनेशन होती है, अपनी चॉइस होती है, अपना एक पर्सनल मटेरियल होता है, जिस तरह के मटेरियल को वो यूज करना पसंद करते हैं, है ना। हर एक आर्टिस्ट की अपनी इमेजिनेशन होती है और अपनी चॉइस होती है, क्या मटेरियल वो यूज करना चाहे, क्या टूल वो यूज करना चाहे, क्या टेक्निक वो यूज करना चाहे, इन सब चीजों के लिए। दिस इज व्हाट मेक्स देयर वर्क यूनिक। और यही यूनिकनेस, यही इमेजिनेटिव पावर जो एक आर्टिस्ट अपने अंदर रखता है, उसी की वजह से वो अपने वर्क को यूनिक बना पाता है, ठीक है। अब लाइक एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह, यू कैन ऑल्सो यूज योर ओन इमेजिनेशन। आप भी अपनी एक इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं मटेरियल को जो आप यूज करना चाहें, टूल्स को जो आपके लिए सूटेबल हो, और अपने आइडियाज आप प्रेजेंट करें, है ना। आप अपना मटेरियल चूज कर सकते हैं, टूल्स चूज करिए और अपने आइडियाज को फिर आगे प्रेजेंट करिए। यहाँ पे लिखा गया है, चूज योर मटेरियल टूल्स विच आर सूटेबल फॉर योर ओन आइडियाज। नेचर इज योर इंस्पिरेशन एंड यू आर द क्रिएटर। नेचर ही आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए। आपको नेचर को देखना है, समझना है और इंस्पायर
आप हो सकते हैं नेचर से, आप ब्यूटीफुल चीजें देखें नेचर में, उनसे इंस्पिरेशन ले, उसे ड्रॉ करें, खूबसूरती से ड्रॉ करें। और आप अपने खुद के क्रिएटर हैं, ठीक है, आप खुद क्रिएट करेंगे जो भी ब्यूटी आप क्रिएट करना चाहते हैं। इंक्लूड योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सभी चीजों को भी इंक्लूड करिए, है ना। इट डजंट हैव टू बी अ माउंटेन और अ रिवर और द सन, जरूरी नहीं है कि आपको एक माउंटेन ही बनाना है, एक पहाड़ ही बनाना है, एक रिवर बनानी है, झरना बनाना है, नदी बनाना है, जरूरी नहीं है सन बनाए, ये सब बनाए। यू डिसाइड व्हाट रिप्रेजेंट्स नेचर फॉर यू, आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए नेचर क्या है, क्या समझते हैं आप नेचर से, आप क्या बनाना चाहते हैं। आप डिसाइड करिए कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं और नेचर को आप कैसे समझते हैं। इट वुड बी समथिंग मच क्लोजर फ्रॉम योर इमीडिएट सराउंडिंग, है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आप अपने अंदर एक ऑलरेडी इमेजिनेशन बना चुके हो कि आप सराउंडिंग को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं और आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजिनेशन हो, आप उसे ड्रॉ करिए। जरूरी नहीं है कि माउंटेन, लेक, इन्हीं सब चीजों को ड्रॉ करना है। इट वुड बी समथिंग मच क्लोजर फ्रॉम योर इमीडिएट सराउंडिंग, आपकी इमीडिएट सराउंडिंग किसी पेड़ पौधे, किसी फॉरेस्ट जो आपके आसपास है, कोई पार्क है, उससे भी बहुत ज्यादा क्लोज हो सकता है वो। ओके, रिमेंबर द पिक्चर शुड बी थ्रू योर आईज। रिमेंबर, एक चीज का ख्याल रखिए कि वो जो पिक्चर आप ड्रॉ करने वाले हैं वो थ्रू योर आईज होनी चाहिए। थ्रू योर आईज का मतलब है कि आपने उसे ऑब्जर्व किया हो, आप उसकी ब्यूटी को समझे हो, और उसकी ब्यूटी को समझने के बाद आपने उसको एडोर किया हो और तब उसे ड्रॉ किया हो। आप उसे अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो विद दिस हमारा लेक्चर एंड हो गया। हमने बहुत आसानी से सारा चैप्टर कवर कर लिया है, सारा समझ लिया है। इसके बाद मैंने जो लेक्चर अभी आपको पढ़ाया है, इसके बाद आपको एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको ऐसा बोले कि आपको बाहर नजर आ रहा है, आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सब बहुत अच्छे से कवर किया है ना। दो तीन चीजें अगर आपको लगता है तो वो मैं कर सकती हूँ ऐड बाद में, आप मुझे बाद में बता सकते हो। ओके, तो विद दिस लेट्स एंड द लेक्चर और हम देखते हैं आगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, एंड क्या समझ नहीं आया इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो कि मैम मुझे ये चीज समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं लग पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर इसके बारे में भी जरूर बताना। एंड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने सब कवर कर दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, विद दिस एंड करते हैं अपने लेक्चर को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको फाइन आर्ट्स का या और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितना भी कंटेंट डेटा चाहिए होगा वो आपको इस चैनल पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उससे इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपको पता लगता रहे कि मैम अपलोड कर रहे हैं, और जो जो भी आप चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। इन केस मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी और आप चाहते हैं कि मैम प्लीज ये वाला वीडियो पहले डाल दीजिए, इसके बारे में पहले पढ़ा दीजिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि पहले फिर मैं वही वाला वीडियो बनाऊं जो बच्चे सोचते हैं कि मैम ये वाला मुझे पहले पढ़ना है ना। और बेटा अपना बहुत ख्याल रखना है, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, आपके वहाँ शायद इससे भी ज्यादा होगी, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ इससे भी ज्यादा गर्मी हो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज्यादा पीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अगेन मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। एंड आपको ऐसा लगे कि मैम चैप्टर अभी आपने नहीं कराया, पढ़ा दीजिए या फिर से पढ़ा दीजिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करूं। कुछ क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा है, मैं वीडियो डाल दूंगी, मैं अलग से कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप मुझे पूछ सकते हैं। यू आर ओपन फॉर इट, है ना। डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूंगी, वहां भी आप अपने क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हैं, जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगी इमीडिएट आपको उसका रिस्पॉन्स मिले। एंड ठीक है, बहुत बातें हो गई। विद दिस अभी हमारा लेक्चर खत्म है। अब मैं कोशिश करूंगी कि
नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो जल्दी लेके आऊँ। आप अगर फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक अपलोड हो भी चुका होगा, ठीक है? चलिए, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक ज़रूर करना वीडियो को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करना है मैम आपको कि आप ऐसे भी पढ़ाओ हमें, ऐसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, हर चीज़ आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एज़ वेल एज़ फॉर एप्रिसिएशन, ओके? चलिए, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ आ पाया होगा। अगली वीडियो तक चैनल के साथ बने रहिए, कंटेंट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।